हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गुडविल जीएस पर आप स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास का अगला चैप्टर जो संबंधित है दिल्ली सल्तनत से। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है मोहम्मद गोरी के आक्रमण से। और मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करता है तब भारत में इस्लामिक या मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। इससे पहले 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम के नेतृत्व में। जो आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। और जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तो उस समय भारत जो था वो छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसीलिए जो है आसानी हो गई इसको जीतने में। ठीक है, तो थोड़ा सा मोहम्मद गोरी का इतिहास देख लेते हैं, ये कहाँ से था और जो है किन किन क्षेत्रों पर भारत पर आक्रमण इसने किया, अगर तो किन किन क्षेत्रों पर सबसे पहले किया, इसका मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोहम्मद गोरी जो है ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, यानी इसने अस्थायित्व प्रदान किया था भारत में मुस्लिम सत्ता का। हालांकि मुस्लिम सत्ता अगर पूछी जाती है भारत में आई कब, तो 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ था। कुछ किताबें मोहम्मद बिन कासिम लिखती हैं, कुछ किताबें जो है मीर कासिम लिखती हैं, तो याद रखना है कासिम ही है। ठीक है, और कोई नहीं है। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। इसका जो पूरा नाम था वो नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम था इसका, वास्तविक नाम था। और जो है ये किस वंश से था, तो ये संसबनी वंश से था, संसबनी वंश से था। ठीक है, किस क्षेत्र में, तो एक क्षेत्र था गौर। ठीक है, गौर क्षेत्र था, वहीं का ये रहने वाला था। ठीक है, इसीलिए इसके नाम के आगे गौरी शब्द जुड़ गया है, तो ये आपको याद रखना है, संसबनी वंश का था ये। ठीक है, संसबनी वंश का। तो इसने जो भारत पर जब आक्रमण किया था, ठीक है, तो इसने अपना जो उद्देश्य बनाया था वो कौन कौन से क्षेत्र को बनाया था, तो सबसे पहले पंजाब को इसने अपना क्षेत्र बनाया, मतलब उद्देश्य बनाया कि हम पंजाब को जीतेंगे। यानी ये जो पूरा क्षेत्र हुआ करता था ये पूरा था पंजाब, जहां से 5 नदियां निकलती हैं, जो सिंध की सहायक 5 नदियां हैं, उन क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। हमने जो है इतिहास में भूगोल में पढ़ा भी है, और इतिहास में ये महत्वपूर्ण खंड रहा है, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास का हो या प्राचीन इतिहास का हो या आधुनिक इतिहास का। ठीक है, उसके बाद इसने अपना क्षेत्र दूसरा बनाया था मुल्तान। ठीक है, मुल्तान क्षेत्र बनाया था, इस क्षेत्र को भी वो जीतना चाहता था, मुल्तान। ठीक है, मुल्तान को जीतना चाहता था। और एक तीसरा क्षेत्र भी था जिस पर वो विजय प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तीसरा क्षेत्र था वो और तीसरा क्षेत्र कौन सा था, सिंध।
सिंध क्षेत्र था, इन तीनों क्षेत्रों पर वो अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, उससे पहले दो प्रमुख आक्रमण हो चुके थे भारत पर, ठीक है। तो एक तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और उसके बाद में 1027 ईस्वी में, ठीक है, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ पर, यानी इस क्षेत्र में, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आक्रमण किया था सोमनाथ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी उद्देश्य था कि वह भारत की तरफ बढ़े। अब देखते हैं ये मोहम्मद गोरी रहने वाला कहाँ का था, यानी कहाँ से यह आया था भारत की तरफ, ठीक है। तो जब आप इसके इतिहास को देखते हैं, मोहम्मद गोरी के इतिहास को, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी वास्तव में जो है गौर क्षेत्र का नहीं रहने वाला था। ये एकदम ईरान, यानी पूर्वी ईरान का रहने वाला था। वो पूर्वी ईरान का रहने वाला था मोहम्मद गोरी, पूर्वी ईरान का, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी ईरान लिखा हुआ है, अगर ना दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, पूर्वी ईरान जो है, ठीक है। तो ये पूर्वी ईरान का रहने वाला था, और यहाँ से आकर ये यहाँ इस क्षेत्र में बस गया, जो अफगानिस्तान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है अफगानिस्तान का, इस क्षेत्र में, और इसी को कहा जाता है गोर प्रांत, ठीक है। इसी को गोर क्षेत्र कहा जाता था, और यहाँ पर आके बस गया, और यहीं पर उसने अपने वंश की नींव डाली, और जो कौन सी थी, संसबनी वंश, ठीक है। तो संसबनी वंश की नींव डाली यहाँ पर इसने, ठीक। तो ये फिर से विजिट करना चाहता था अपने पूर्व के क्षेत्र, मतलब अपने पश्चिम के क्षेत्रों को, यानी जहां से ये आया था उस क्षेत्रों को विजिट करना चाहता था। और यहीं पर था एक क्षेत्र खुरासान, ठीक है। खुरासान ईरान का हिस्सा है, ठीक है। तो वहीं पर जो है खुरासान है, खुरासान क्षेत्र को भी ये जीतना चाहता था। तो इसका एक और भाई था जिसका नाम था गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसका एक और भाई था, जिसका नाम था गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसका एक भाई था जिसका नाम था गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी को इसने अपने साम्राज्य को सौंप दिया, यानी गोर वंश, यानी गोर साम्राज्य को सौंपा, और कहा कि तुम पश्चिम की तरफ जाकर लड़ाई करो, और मैं पूर्व की तरफ जाऊंगा, अर्थात भारत की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो इसके साम्राज्य की विस्तार की नीति एक कारण बताई जाती है, और दूसरा यहाँ पर जो संपन्नता थी, बहुत ज्यादा धन ये लोग रखे हुए थे, ऐसा माना जाता है। ये पूरी तरह से जो क्षेत्र था कृषि संबंधित क्षेत्र था, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ की जनता सुख समृद्धि से रहती थी। बस यहाँ के राजा बटे हुए थे, और जो राजा लोग थे वो एक दूसरे से शत्रुता रखते थे, बैर रखते थे। आई बात समझ में? तो इसलिए इसने सोचा कि यहाँ पर जो लोग हैं इस क्षेत्र में, पंजाब, मुल्तान, सिंध है ना, गुजरात, यहाँ के राजा भले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ही निपटाने में लगे रहते हैं, आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं, इसलिए इन सबको जीतना आसान है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पर उसने आक्रमण करना शुरू किया। तो जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया, ठीक, वो कब किया? तो 1175 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया, 1175 ईस्वी में, ठीक है। 1175 ईस्वी में इसने अपना पहला आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 सफल आक्रमण हो जाते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम, ठीक है। 1027 ईस्वी में प्रमुख आक्रमण था, ठीक। 1027 में, यानी 1000 से लेकर 1027 तक 17 आक्रमण होते हैं भारत पर। और किसके द्वारा होते हैं? तो महमूद गजनवी के द्वारा। और 1027 अंतिम आक्रमण माना जाता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है, और जो है सफल आक्रमण हुआ था उसका। और फिर जो तीसरा सफल आक्रमण होता है किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा, और वो मोहम्मद गोरी होता है, जो है 1175 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1175 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। तो याद रखना है इन क्षेत्रों को, किन किन क्षेत्रों पर ये विजय प्राप्त करना चाहता था। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग यहाँ के शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो याद रखिए, पंजाब, सिंध, मुल्तान, ये तीनों मुस्लिम राज्य थे उस समय, मुस्लिम राज्य हो गए। सिंध में सुप्रजाति के मुस्लिम समुदाय का शासन था,
सुप्रजाति के मुस्लिम। ठीक है, सिंध में सुप्रजाति के मुस्लिम समुदाय का शासन था, सिंध क्षेत्र में। आई बात समझ में। और जब जो है इस पर आक्रमण हुआ था, जब इस पर आक्रमण हुआ था तो उस समय जो है मतलब जब सिंध क्षेत्र को जीता था या मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है, तो सुप्रजाति के मुस्लिम का शासन यहाँ था सिंध प्रांत में। ठीक, उसके बाद जो है मुल्तान और पंजाब ये भी मुसलमानों के ही अधीन रहा करता था, मुसलमानों के ही अधीन था, तो ये आपको याद रखना है। और जो मुल्तान और मतलब यहाँ का पंजाब का अंतिम शासक था, पंजाब की राजधानी लाहौर थी, ये याद रखना है। और जब इस पर आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी का, तो यहाँ पर जो अंतिम शासक था उसका नाम था खुसरो मलिक। खुसरो मलिक, ये खुसरो लिखा है, ये अंतिम शासक था यहाँ का। यानी इसके बाद जो है गौर वंश की स्थापना हो जाती है, गौर वंश का शासन हो जाता है यहाँ पे। ठीक, और इसके आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर पर, यानी ये दिल्ली क्षेत्र और अजमेर क्षेत्र था, दिल्ली और प्लस अजमेर। ठीक है, दिल्ली और अजमेर में किसका शासन था? तो यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय का शासन था, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, इनका शासन था। इस गुजरात के काठियावाड़ और अल्हिनवाड़ा, ठीक है, काठियावाड़ प्लस अल्हिनवाड़ा, यहां पर उसके आक्रमण के समय किसका शासन था? तो मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय का शासन था। यहां पर मूलराज द्वितीय का शासन था, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, मूलराज द्वितीय का शासन था। दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय का शासन था, जिनको कहा जाता है राय पिथौरा, राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा कहा जाता है, इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, जब उसने आक्रमण किया था पंजाब वाले क्षेत्र पे। ठीक है, जब उसने आक्रमण पंजाब वाले क्षेत्र पर किया था। आई बात समझ में। और जो कन्नौज, यानी इस क्षेत्र में जो राज्य हुआ करता था उस समय, इस क्षेत्र में, ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा कहलाता था? कन्नौज। कन्नौज ये यहां तक विस्तृत नहीं, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, कन्नौज। ठीक, कन्नौज में गढ़वाल वंशी किस शासक का नाम आता है? जयचंद। ठीक है, तो यहां पर गढ़वाल वंशी जयचंद का शासन था। ठीक है, यहां पर गढ़वाल वंशी जयचंद का शासन था, और यह जो है उत्तर भारत में विस्तृत सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, मतलब काफी दूर तक था, यह विस्तृत हुआ करता था। ये कन्नौज लिखा है, कन्नौज, गढ़वाल वंशी जयचंद का शासन था। ठीक है, तो जयचंद का दिल्ली के अजमेर के राजा जो है पृथ्वीराज चौहान से बैर चल रहा था। तो किस बात के लिए बैर चल रहा था? तो जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने बलपूर्वक विवाह कर लिया था। ठीक है, तो जयचंद बदला लेना चाहता था, तो कई बार माना जाता है कि इसने ही मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, यानी भारतीय क्षेत्र को जीतने के लिए बुलाया था। ये आपको इतना याद रखना है। आई बात समझ में? चलिए, और जो मोहम्मद गौरी के समय, ठीक है, बुंदेलखंड, इस वाले क्षेत्र में बुंदेलखंड, ठीक है, यहां पर चंदेल वंश का शासन था, चंदेल वंश। ठीक, बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था। ठीक, और जो है इस समय राजा कौन सा था यहाँ पे? तो परमारदी देव राजा था। ठीक है, इस समय यहाँ पर परमारदी देव राजा था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इतने बहुत सारे फैक्ट हो गए हैं
जिनके बारे में जो है आपको याद रखना है। एक बंगाल था, बंगाल में पाल और सेन वंश का शासन था। बंगाल में जो शासन था पाल और सेन वंश का शासन था, ठीक है। और ये अपनी पतनावस्था में था, मतलब पूरी तरह से जो है टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया और कब कब किया, उस समय वहां का शासन सत्ता किस वंश के हाथों में था, प्रमुख युद्ध करने वाला यानी जो है मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करने वाला या सामना करने वाला कौन सा व्यक्ति था उस समय, उन सबको हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मुल्तान सिंध व पंजाब के क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया 1175 ईस्वी में, ठीक है, 1175 ईस्वी में। जैसा कि हमने बताया कि उस समय सिंध पर जो है जो जनजाति थी निवास करती थी उसको सुप्र या सुस्र कहते थे। मुल्तान और पंजाब में करमाथियों का शासन था, यानी मुल्तान और पंजाब में करमाथियों का शासन था। करमाथी, ठीक है, करमाथी वंश के लोग शासन कर रहे थे जो गजनी से आते थे, मतलब गजनवी वंश से या गजनी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, वो लोग शासन कर रहे थे। तो जब 1175 ईस्वी में इसने आक्रमण किया तो ये कहां से आया था, किस दर्रे से होकर आया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। किस दर्रे से इसने वहां पर आक्रमण किया था? तो एक दर्रा है गोमल दर्रा। गोमल दर्रा से इसने सबसे पहले मुल्तान पर, फिर उसके बाद सिंध पर और फिर उसके बाद पंजाब क्षेत्र पर जो है आक्रमण करके जीत लिया। गोमल दर्रा से होते हुए ये कहाँ आया? डेरा इस्माइल, ये एक स्थान है डेरा इस्माइल। डेरा इस्माइल के माध्यम से या के रास्ते से आकर इसने मुल्तान, सिंध और पंजाब क्षेत्र को जीत लिया 1175 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर जो शासन कर रहे थे लोग वो करमाथी थे, बहुत ज्यादा इसको परिश्रम नहीं करना पड़ा, बड़ी आसानी से ये जीत गया। तो यहाँ से 3 प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गौरी मुल्तान, सिंध व पंजाब पर आक्रमण करते समय किस दर्रे से होकर आया था? तो आप बताएंगे गोमल दर्रा। और किस क्षेत्र से, गोमल दर्रे के बाद कहां से होते हुए ये सिंध में प्रवेश किया था? तो डेरा इस्माइल से प्रवेश किया था, ठीक है। सिंध क्षेत्र में आने के लिए डेरा इस्माइल के रास्ते से ये सिंध क्षेत्र में आया था। फिर उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है इसका नाहरवाला या अनिलवाड़ा में, ठीक है। नाहरवाला या अनिलवाड़ा में जो आक्रमण होता है ये 1178-79 ईस्वी में, ठीक है, 1178 से 79 ईस्वी में। इस समय यहाँ पर जो शासन था, ठीक है, इस समय यहाँ पर जो शासन था वो मूलराज द्वितीय चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंशीय, जैसा कि अभी हमने मैप में बताया, चालुक्य वंशीय मूलराज द्वितीय का शासन था। मूलराज द्वितीय, ठीक है, ये सेकंड लिखा हुआ है, मूलराज द्वितीय का शासन था। और इसका जो है इसके साथ यानी मोहम्मद गौरी के साथ इसके एक भाई, मूलराज द्वितीय का एक भाई था जिसका नाम था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय का युद्ध हुआ, ठीक है, भीम द्वितीय का युद्ध हुआ। तो यहाँ पे भीम द्वितीय की सहायता की थी इसकी माँ थी जो कि विधवा हो चुकी थी, ठीक है, उसका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी की सहायता से मोहम्मद गौरी को हराने में ये सफल रहा, ठीक है। ये भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय की दोनों की माँ थी, मतलब आप जो है इनकी माँ लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि विधवा थी, यानी इनके जो है पति नहीं थे। तो इन दोनों के मध्य यानी मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के मध्य सामना, मतलब जो है आमना सामना कहाँ हुआ? तो एक स्थान है जिसका नाम है कायादा, ठीक है। कायादा नामक स्थान पर ये दोनों आपस में लड़े हुए थे और वहीं पर ये जो है मोहम्मद गौरी पराजित होता है और भारत में इसकी पहली पराजय मानी जाती है, ठीक है। तो जो प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी भारत में किससे पराजित हुआ था, तो आप कहेंगे मूलराज द्वितीय से या भीम द्वितीय से, ठीक है। भीम द्वितीय उसका नेतृत्व करता था, सेनापति था मुख्य, और इसी ने उसको पराजित किया था। तो
भारत में ये मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? तो मूलराज द्वितीय। ठीक है, मूलराज द्वितीय पहला शासक बना। तो ये कयाद्रा नामक स्थान कहाँ है? माउंट आबू के निकट है। ठीक है, माउंट आबू के निकट राजस्थान में पड़ता है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है मोहम्मद गौरी के आक्रमण से संबंधित कुछ तथ्यों को आज पढ़ा, और 20-22 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जाती है लंबी, तो लोग देखना कम पसंद करते हैं। ठीक, तो आप जो है मेहनत से इसको पढ़िए, याद करिए। ठीक है, और परीक्षा में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उनको सही करने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स अवश्य दें, और सुझाव जरूर भेजें कि कैसे हम और वीडियो को इम्प्रूवमेंट बनाएं, आपके नॉलेज को और ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।